बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे डूहेट के प्रमुख सिद्धांत। वही डूहेट, जनरल डूहेट, जो कि वायुसेना के विचारक हैं। ठीक है, तो इनके हम पढ़ेंगे आज प्रमुख वायु शक्ति सिद्धांतों को। देखिए, इसमें जो है डूहेट ने वायु शक्ति संबंधी दो ही प्रमुख मूर्त विचार दिए हैं और उसी के आधार पर ही जो है उनके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। लेकिन इनका जो दो प्रमुख मूर्त विचार है वो इस प्रकार है कि वायुयान या विमान एक आक्रामक साधन है जो अतुलनीय क्षमता रखते हैं और वायुयानों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रभावकारी सुरक्षा नहीं हो सकती। मित्रों, अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने स्तर पर इन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि उस समय तक जब इन्होंने विचार व्यक्त किया था तो वायुयान केवल एक आक्रामक साधन ही था जिससे केवल बमबारी की जाती थी, है ना। केवल बमबारी की जा सकती थी। अब जिसके ऊपर बम गिरे नीचे, अगर चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उनकी सुरक्षा का कोई विकल्प ही नहीं था। ऐसा तो था नहीं कि उसको हम हाथ से लोग कर जो है बम को इधर उधर फेंक देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ये तो आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वायुयानों से भी, आक्रमण से भी बचने की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। प्रक्षेपार्ह वायुयान विरोधी प्रक्षेपास्त्र बन गए हैं, तोपें बन गई हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अब जो है लेजर बीम का भी प्रयोग किया जा रहा है। आज के समय में लेजर हथियार भी हो गए हैं। तो वहाँ पर इन्होंने जो मूर्त विचार व्यक्त किए हैं, पहला यही है कि वायुयान एक आक्रामक साधन है जो अतुलनीय क्षमता रखते हैं और वायुयानों के विरुद्ध कोई प्रभावकारी सुरक्षा नहीं हो सकती। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि जनसंख्या के केंद्रों पर बमबारी करके नागरिकों का मनोबल नष्ट कर देना चाहिए तथा इसके साथ ही शत्रु के औद्योगिक केंद्रों पर बमबारी करके उसकी लड़ने की क्षमता नष्ट कर दिया जाए। दो ही कार्य। पहले इसमें इन्होंने बताया कि वायुयान एक आक्रामक साधन है और एक ताकतवर, इन्होंने वायुयान के एक ताकत यानी वायुयान या विमान की शक्ति का प्रदर्शन किया है और दूसरे में उन्होंने उसके कार्यों को कहा, कार्यों के बारे में बताया है कि उसको ये करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये दो प्रमुख जो चीज़ें हैं, इसको उन्होंने किस आधार पर कहा है। ये बात तो सही है कि वायुयान आक्रामक साधन है, उस समय जब इन्होंने कहा था अतुलनीय क्षमता रखते हैं, जिसके ऊपर बमबारी करेंगे उसकी कोई बचा नहीं सकता उसको। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या के केंद्र, भाई बात तो सही है कि युद्ध में मनोबल का विशेष महत्व होता है और जैसे कहते हैं ना, मनोबल का विशेष महत्व होता है और मनोबल के अभाव में सेना निर्जीव हो जाती है। यहाँ तक कि क्लाउज़विट्ज़ ने मनोबल को जो है तलवार की धार कहा है। तो भाई तलवार की धार को अगर धार ही मुड़ जाए तो उससे कटेगा कौन। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि नागरिकों का पहले मनोबल नष्ट करना है। इस तलवार की या मारने की या एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाए, मनोबल को नष्ट करके। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है औद्योगिक केंद्र, अर्थात जहाँ से शत्रु को आपूर्ति मिलती है, सैनिक संस्थान हो या अन्य संस्थान हो जो युद्ध में सैनिकों को या नागरिकों को जो भी बल प्रदान करने वाले संस्थान हो, उन पे बमबारी करके नष्ट कर दिया जाए। जैसे अगर जो है रक्षा उद्योगों को नष्ट कर दिया जाए तो हथियार नष्ट हो जाएंगे सभी। ऐसे ही अन्य प्रमुख चीज़ें जो युद्ध में या जो है जिनके द्वारा मनोबल ऊंचा रहता है राष्ट्र का, जिनके द्वारा सैनिकों को लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है, अगर उन संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाए तो उसके लड़ने की क्षमता ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, हथियारों उद्योगों को नष्ट कर दिया जाए, नष्ट हो जाएगी, मनोबल नष्ट हो जाएगा। उस मनोबल को नष्ट कर दिया जाए तो मनोबल, अर्थात अगर मनोबल भी नष्ट हो जाए और हथियार गोदाम, हथियारों के संस्थान, हथियारों के उद्योग अगर नष्ट हो जाए तो जनता के पास लड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ना तो मनोबल होगा ना ही हथियार होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उपरोक्त विचारों के आधार पर डूहेट ने जिस नए नवसैन्य सिद्धांत की स्थापना की उसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। निम्न प्रकार से क्या करेंगे। पहला नंबर, ये तो सत्य है कि राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी के लिए यह आवश्यक है कि नभ प्रभुत्व प्राप्त हो जाए, जिसे हम लोग कहते हैं कमांड ऑफ एयर। हालांकि डूहेट की पुस्तक का नाम भी है कमांड ऑफ एयर। ठीक है, अब नभ प्रभुत्व क्या है। नभ प्रभुत्व, हालांकि प्रभुत्व के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो एक बार फिर से आपको बताएंगे कि नभ प्रभुत्व का मतलब ही है कि अपनी उड़ान को चालू रखना और दुश्मन की उड़ान को रोक देना। भाई किसी पे पर हम प्रभुत्व या अधिकार हम तभी कर सकते हैं जब हम उसका मनमाना उपयोग कर सकें।
ठीक है भाई। अपने क्षेत्र पे, अपने हमारे राज्य पर हमारा अधिकार तभी माना जाएगा जब हम अपने राज्य पे मनमानी कार्रवाई कर सकें, राज्य का न मनमाना उपयोग कर सकें, तभी हम कह सकते हैं कि इस राज्य पर हमारा प्रभुत्व है। ठीक है, तो इसी प्रकार आसमान पर प्रभुत्व का मतलब यही है कि अपनी उड़ान को चालू रखा जाए और शत्रु के उड़ने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाए या उसकी उड़ान को समाप्त कर दिया जाए, उसकी उड़ान को रोक दिया जाए। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है कि हवाई आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सैनिक ठिकाने ही नहीं होने चाहिए, बल्कि स्थलीय सेना से दूर औद्योगिक क्षेत्र एवं जनसंख्या के केंद्र भी होने चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि केवल सैनिक उद्योग हो गए, सैनिक केवल जहाँ पर सैनिक लड़ रहे हैं केवल वहीं पर बमबारी न किया जाए, बल्कि बड़े बड़े शहरों पर, महानगरों पर, यहाँ तक कि औद्योगिक केंद्रों पर भी बमबारी की जाए जो राष्ट्र को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, बॉर्डर सेनाएं तो बॉर्डर पर होंगी, बॉर्डर पर आक्रमण नहीं करना है, आक्रमण वहां पे करना है जहां से बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिकों को आपूर्ति मिलती है या बल मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बॉर्डर पर सैनिक तभी लड़ेंगे जब उनको हथियार मिलेंगे, गोला बारूद मिलेंगे। अब गोला बारूद और हथियार जहां बनते हैं उन उद्योगों को ही नष्ट कर दिया जाए, तब सेना कितनी देर लड़ेगी। ठीक है, जनसंख्या के केंद्र, केंद्रों पे बमबारी कर दिया जाए, शहरों पे बमबारी कर दिया जाए तो जनता का मनोबल गिर जाएगा, जनता का मनोबल गिरेगा तो सरकार पे दबाव डालेगी। ठीक है, चलिए अगला है, शत्रु की वायुसेना के साथ हवाई युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि हवाई बमबारी द्वारा शत्रु के स्थलीय क्षेत्र, उद्योग एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि शत्रु को उन्हीं स्थानों से आपूर्ति मिलती है। इसे डूहेट ने वायुसेना का स्वतंत्र कार्य कहा है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है, स्थल सेना का कार्य प्रतिरक्षात्मक होना चाहिए, उसका कार्य बढ़ते हुए शत्रु को रोकना, कल कारखानों की सुरक्षा, संचार साधनों को बनाए रखना और हवाई अड्डों की रक्षा करना है, ताकि वायु आक्रमण के द्वारा शत्रु की थल सेना का विनाश कर जनता के मनोबल को ध्वस्त कर देना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने स्थल सेना को क्या कहा, केवल प्रतिरक्षा का कार्य करे, बाकी हवाई और आक्रामक साधन इन्होंने वायुयान को माना है। इसलिए इनका विचार यही है कि वायुयान जो है ये आक्रमण करेंगे, बाकी हवाई जहाज अपने प्रमुख संस्थाओं की, अपने प्रमुख कारखानों की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, और इन्होंने इसमें एक चीज और बताया है कि ये वायु आक्रमण के द्वारा थल सेना को नष्ट कर देगी तथा शहरों पे आक्रमण करके जनता के मनोबल को ध्वस्त कर देगी। ठीक है, आगे इन्होंने ये अगला पॉइंट में कहा है कि विशेष प्रकार के लड़ाकू एवं बमवर्षक विमानों का निर्माण नहीं करना चाहिए, एक ऐसे प्रकार के विमान का निर्माण करना चाहिए जो शत्रु पर बमवर्षा के साथ स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं। डूहेट ने इसे कहा है शक्ति की मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब मित्रों, जितनी शक्ति की जरूरत हो केवल उतना ही प्रयोग किया जाए, फालतू शक्ति, फालतू पैसा बर्बाद ना किया जाए। इसे हम लोग जैसे कभी कभी कहते हैं ना, बहुत मितव्ययी हैं, फला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति बहुत मितव्ययी है। यहाँ तक कि कभी कभी इसको जोड़ दिया जाता है कंजूसी से। कंजूस का मतलब यही होता है ना, लेकिन फिर भी कंजूस व्यक्ति भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा नहीं होता कि कंजूस व्यक्ति भूख से मर जाता है या न खाना वगैरह नहीं खाता है वो आत्महत्या कर, ऐसा नहीं होता कभी, अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं वो भी पूरा करता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसीलिए कहा है कि जितनी शक्ति की आवश्यकता हो केवल उतने का ही प्रयोग किया जाए। इसमें इन्होंने यही कहा कि अलग से लड़ाकू विमानों को बनाने की जरूरत नहीं है और एक ऐसे बहुउद्देशीय विमान को बनाना है जो जरूरत पड़ने पर बमबारी भी कर सके, जरूरत पड़ने पर जो है सैनिकों को इधर से उधर भी ले जा सके, यानी वही जो है एयरबफ का मतलब वही होता है जैसे सवारी विमान, मालवाहक विमान। ठीक है, जो सवारी विमान में भी काम आए और बमबारी के भी काम आए। ठीक है, अर्थात फालतू पैसा अलग से व्यय नहीं करना है कि लड़ाकू विमानों को अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगला है, वायु शक्ति से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नीति एवं सैन्य संगठन में परिवर्तन करके जल, थल एवं वायु तीनों सेनाओं का एकीकरण होना चाहिए।
सही बात है। यानी एयरफोर्स के अगर पूर्ण लाभ प्राप्त करना है कि जल थल एवं वायु तीनों सेनाओं का एकीकरण होना चाहिए। कहने का मतलब वायु सेना, जल सेना और थल सेना दोनों के सहयोगी के रूप में या दोनों स्थान पर आक्रामक सिद्ध हो सकती है। ठीक है भाई, थल पे आक्रमण करेगी, महत्वपूर्ण संस्थानों पे आक्रमण करेगी। जब थल सेना की मदद का मतलब ही ये महत्वपूर्ण संस्थानों पे आक्रमण करेगी, जनसंख्या के केंद्रों पे आक्रमण करके मनोबल ध्वस्त करेगी। इसी तरह नौसेना जल सेना की मदद करेगी कि उड़ते हुए इनके विमान शत्रु के जलयानों, जलपोतों या युद्धपोतों को बमबारी करके नष्ट करेंगे। इसलिए तीनों सेनाओं में आपस में सहयोग होना चाहिए और तीनों की जहां जरूरत पड़े एक दूसरे के मदद के रूप में, एक दूसरे का साथ देने के लिए एक दूसरे के मदद हेतु सदैव तैयार रहें। यानी तीनों सेनाओं में एक प्रकार से सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, जिसे कहते हैं तालमेल एवं सहयोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे मित्र डूहेट के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। मित्रों यहाँ आलोचनात्मक की बात अगर देखेंगे तो डूहेट ने जिस समय जो समय था उसी के अनुसार उन्होंने कहा है, लेकिन आने वाले समय में कितने कितने निर्माण होंगे, कैसे कैसे परिवर्तन होगा, डूहेट ने इसके बारे में उस समय नहीं सोचा था। इसीलिए इसमें आलोचना का पात्र भी उनको बनना पड़ा। ठीक है, देखिए कहाँ हो सकता है आलोचना, कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ बने हैं। पहला नंबर इसमें ये तो उन्होंने कह दिया है कि कोई भी राष्ट्र जीता तो जा सकता है या जीत तो सकता है जब उसे नव प्रभुत्व प्राप्त हो जाए। लेकिन मित्रों आज के समय में इतना ज़्यादा विकास हो चुका है, जहाँ प्रक्षेपास्त्र बन चुके हैं, परमाणु बन चुके हैं, उड़ने वाले बहुत सारे उपकरण बन चुके हैं और जासूसी करने वाले रडार और भी बहुत सारे उपकरण बन चुके हैं, यहाँ तक कि लेजर बीम जैसे हथियारों का प्रयोग हो रहा है। तो आज के समय में नव प्रभुत्व को प्राप्त करना ही बहुत कठिन है। अब आप बताइए, आसमान इतना बड़ा खुला क्षेत्र है, प्रक्षेपास्त्र हमारे ऐसे हैं एक स्थान से उड़े तो विश्व के किसी कोने में आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। तो संपूर्ण आसमान पे या नभ पे कोई एक राष्ट्र प्रभुत्व कैसे स्थापित कर सकता है? ठीक है, कि जहां पर कि चारों तरफ से आने वाले किसी प्रक्षेपास्त्र को क्या रोक सकता है? संभव नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने आलोचना के पात्र यही बने हैं कि एक राष्ट्र को जीता तो जा सकता है, ये सिद्धांत तो सही है उनका कि जब नव प्रभुत्व प्राप्त हो जाए तो, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के समय में नव प्रभुत्व प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। दूसरे में इन्होंने कहा है, डूहेट का विचार था कि नागरिक प्रतिष्ठानों पर आक्रमण करने से जनता का मनोबल टूट जाएगा। यह सत्य है कि जनता के सहन शक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन आक्रमण के बाद जो लोग बच जाते हैं मित्रों में बदले की भावना में आ जाते हैं और वे लोग चिल्ला चिल्ला कर यही कहते हैं कि हम पर विजय प्राप्त करना कठिन है, उनका साहस और बढ़ जाता है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है, डूहेट ने स्थल सेना को केवल प्रतिरक्षात्मक कार्य करने की वकालत की है। उनके विचार से युद्ध केवल वायु आक्रमण से ही जीता जा सकता है, लेकिन शायद डूहेट ये भूल गए कि स्थल सेना को आज भी युद्ध की रानी कहा जाता है। युद्ध में उसका महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं है। डूहेट शक्ति की मितव्ययिता का पक्षधर था, यानी वह चाहता था कि वायुयान एक खर्चीला साधन है जिससे दोनों कार्य, युद्ध एवं परिवहन दोनों कार्य किया जा सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो अलग से लड़ाकू विमानों को बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन आगे ये जो है डूहेट आगे की कल्पना ये नहीं कर पाए कि उड़ने वाले उपकरणों में कितना परिवर्तन होगा, वायु युद्ध कितना तीव्र होगा, जबकि परिवहन विमानों की गति बहुत कम होती है। ठीक है, और तकनीकी विकास की कल्पना आज के समय की वो नहीं कर पाए थे उस समय, इसीलिए उन्होंने उस समय जो कुछ भी था उसी को पूर्ण स्तर का दर्जा दे दिया था। ठीक है, अगला है, डूहेट ने वायुयानों पर पूर्ण भरोसा तो कर लिया और यहाँ तक कह दिया कि उनके विरुद्ध कोई प्रभावकारी सुरक्षा नहीं की जा सकती। अब उस समय की बात दूसरी थी, लेकिन उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि भविष्य में विमान भेदी तोपों का भी निर्माण किया जाएगा जो विमानों को मार गिराएगी, मिसाइलों या प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग किया जाएगा जो विमानों को मार गिराएंगे, तथा रडारों के आविष्कार की कल्पना इन्होंने नहीं की कि जो मार्ग में ही आने वाले विमानों की खोज करके सूचना दे देंगे और रास्ते में ही उनको मारकर गिरा दिया जाएगा।
ठीक है। वर्तमान समय में फैन क्षेत्र में ऐसे बहुत से आविष्कार हो चुके हैं, वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी इतनी अधिक बढ़ चुकी है जिसकी डूहेट ने कल्पना ही नहीं की थी उस समय जब उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है। हालांकि सिद्धांत तो उनके ठीक है, बशर्ते जो है उसको प्राप्त करना जो है ये आज के समय में एक चुनौती है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया कीजिए।